देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका की रामलीला में करेंगे शिरकत। उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल होंगे मुख्य अतिथि। बिहार में दुर्गा पंडाल में भगदड़, 3 की मौत, 20 घायल। गोपालगंज में 8 लोगों की हालत गंभीर। मरने वालों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। एक बार फिर से भूकंप के झटकों से कांप उठी नेपाल की धरती। राजधानी काठमांडू, सुबह 4.17 बजे भूकंप के झटके, 4.1 मापी गई तीव्रता। गोरखपुर में सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन। विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा में होंगे शामिल। प्रभु राम और माता सीता की आरती कर लोगों को करेंगे संबोधित। आज केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम जाएंगे सपा प्रमुख। पत्नी डिंपल यादव संग देहरादून जाएंगे अखिलेश डिंपल के साथ निजी कार्यक्रम में कल पहुंचे थे देवभूमि। रेल कर्मियों को दीपावली का तोहफा। रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। अगले वेतन में एरियर के साथ मिलकर बढ़ेगा डीए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सुबह पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर भव्य आयोजन। सायंकाल निकलेगी विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा। प्रभु राम और माता सीता की आरती करेंगे मुख्यमंत्री। उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज सुबह पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सायंकाल निकलेगी विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा। सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में रथ पर होंगे सवार। प्रभु राम और माता सीता की आरती करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में दशहरा की धूम। प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में दशहरा की धूम। विजयदशमी के अवसर पर होगा रावण का पुतला दहन। कई जगहों पर हो रहा है रामलीला का आयोजन। कई जगहों पर किया जा रहा है रामलीला का आयोजन। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन करना होता है शुभ। दशहरे मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ते इंतजामात। बता दें कि देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों में दशहरा की धूम। विजयदशमी के अवसर पर होगा रावण का पुतला दहन। कई जगहों पर किया जा रहा है रामलीला का आयोजन। कई जगहों पर किया जा रहा है रामलीला का आयोजन। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन करना होता है शुभ। वहीं बता दें कि दशहरे मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर।
करेंगे आज के अहम खबर का, जहां देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका की रामलीला में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका की रामलीला में करेंगे शिरकत। उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल होंगे मुख्य अतिथि। अभिनेत्री कंगना रनौत भी होंगी मुख्य अतिथि। देश के प्रमुख शहरों व कस्बों में दशहरे की धूम। सीएम योगी गोरखपुर में मनाएंगे दशहरे का त्योहार। विजयदशमी के अवसर पर होगा रावण का पुतला दहन। कई जगहों पर किया जा रहा है रामलीला का आयोजन। देश भर में आज मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका की रामलीला में शिरकत करेंगे, जहां पर उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल भी होंगे मुख्य अतिथि। साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुख्य अतिथि बनकर शामिल होंगी। देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम। तो इसी खबर पर हमारे पास तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां पर अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह और मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा, दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा का। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किस प्रकार की विजयदशमी की जो है तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ इंतजामात हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार रामलीला का आयोजन होता है और रामलीला में शाम को आज पुतले का दहन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो रामलीला के आयोजक हैं उन्होंने अपने बड़ा अनुमान मिलना है, लेकिन उसके अलावा जो है सिविल डिफेंस के कर्मचारी लगे हैं, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और कई ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जानकारी में जो सर्विस देते हैं सिक्योरिटी की, उनकी एजेंसियां भी मौके पे लगी हुई है और लगातार दिल्ली में किसी प्रकार की कोई अनहोनी की घटना ना हो पाए, इसलिए सभी जो एजेंसियां अपनी कमर कसे हुए हैं। दिल्ली में आज दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और सबसे बड़ी और अहम बात है कि दशहरे में इस बार रावण के पुतले में जो है प्रदूषण के चलते पटाखों को ना लगाकर सिर्फ साउंड, डिजिटल साउंड से जो है जब रावण जलाया जाएगा तो अपने जो साउंड सिस्टम है उससे पटाखों की आवाज के द्वारा सिर्फ रावण को जलाया जाएगा। ये दिल्ली में सबसे अनोखी और गजब पहले जो इस बार आपको दिल्ली वासियों को विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही मेरठ की जो हवा है, जैसे कि AQI इंडेक्स सामने आई है जिसमें मेरठ की हवा को काफी प्रदूषित बताया गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मेरठ में बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से ही मेरठ के अलग अलग क्षेत्रों में मेले का आयोजन जहां पर होता है, स्थलों पर तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है और वहां पर बाकायदा 112 फीट लंबा रावण का एक पुतला भी लगाया गया है, जिसे लगभग शाम 5:44 पर दहन किया जाएगा। तो इसके अलावा मेरठ जो जिला प्रशासन है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा हुआ। भारी फोर्स का इंतजाम मेला स्थल पर किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी या इस तरह की घटना ना सामने आ सके। तो मेरा जो दशहरे का पर्व है वो भी बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अगर प्रदूषण की बात करें तो मेरठ देश के 229 शहरों में प्रथम स्थान पर आया है। प्रदूषित शहर में आज मेरठ का नाम शामिल हुआ है। 362 लगभग AQI दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को देखते हुए भी मेरठ जिला प्रशासन ने अपील की है सभी जनपद वासियों से कि वो पटाखों का इस्तेमाल ना करें, प्रदूषण फैलाने से बचे, साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से विजयदशमी का पर्व मनाए। जी बिल्कुल। जयवीर, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं दशहरे को लेकर? देखिए अवंतिका, सबसे पहले तो मैं के न्यूज के तमाम दर्शकों को दशहरा के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से सच्चाई की जीत, झूठ पर हुई थी बुराई की जीत,
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस पावन पर्व की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद में तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद 3 जोन में बटा हुआ है क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम है, और तीनों जिलों के जो डीसीपी हैं वो लगातार जो रामलीला जहां पर हो रही है वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। एलआईयू की टीम, खुफिया विभाग की टीम, तमाम ऐसी जो टीम है जो इंटरनल जांच करती है, और पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है। गाजियाबाद में बड़े स्तर पर बहुत सारी जो ऐसी रामलीला है, क्योंकि जनपद बड़ा है और जी कई जगह पर बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती है, बड़ी संख्या में, कहा जाए तो हजारों की संख्या में रामलीला मैदान पहुंचते हैं लोग। तो उसको लेकर के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं है। इस बार विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बाजार में जो मोबाइल चोरी की घटनाएं ना हो और अन्य जो घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगे, जिसके लिए बाजारों के साथ, रामलीला मैदान के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिनसे तमाम जगह निगरानी रखी जाएगी। महिला पुलिसकर्मी होगी, और वहीं जो आम पुलिसकर्मी भी है वो सिविल ड्रेस में भी जनता के बीच होंगे और तमाम जो ऐसे लोग हैं उन पर निगाहें रखेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो रामलीला कमेटियों की बात करें, उन्होंने भी विशेष व्यवस्था इस बार रामलीला मैदान में की गई है। पटाखों का एक तरह से बिल्कुल बैन होने की वजह से अन्य तरीके से भी उसमें जो डिजिटल तरीके से भी रामलीला मैदान में इस बार नए नए आकर्षण देखने की बातें सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं आज के दिन इस पावन पर्व को खुशहाली के साथ साथ सुरक्षित मनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, नायब तहसीलदार हो, वो भी लगातार रामलीला जो कमेटी के सदस्य उनसे बातचीत बिल्कुल कर रहे जयवीर, हैं। जिस प्रकार से आज विजयदशमी का पर्व है, इसको लेकर सुरक्षा के कई कुछ कड़े इंतजामात गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। रुक करेंगे आरपी सिंह आपका। अयोध्या राम की नगरी है अयोध्या, वहां पर दशहरे की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आरपी अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि के न्यूज के दर्शकों को मैं अयोध्या से दशहरे के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उससे यहाँ पे जो है 2500-30 जगह पे रामलीला चल रही है। यहाँ फिल्मी स्टार भी आए हुए हैं, वहां पे भी रामलीला चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और जितने हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू रावण का वध होगा, कहीं उस तरह। तो यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से है। प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद कर दी गई है। खुद यहाँ पे कप्तान, आईजी जितने लोग हैं घूम करके पूरी व्यवस्था के, और यहाँ का इलाऊ विभाग भी बहुत सक्रिय है क्योंकि अयोध्या असंवेदनशील मानी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से की गई है। जी अवंतिका जी। जी बिल्कुल, प्रवेश आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में जो है वो प्रदूषण को देखते हुए रिमोट से जो है रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, साथ ही इस प्रकार के और क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रावण दहन के दौरान कई घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, तो उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से रावण का दहन दिल्ली में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। पिछले कई सालों से लगातार प्रदूषण को लेकर लगातार सरकारें ये ऐलान करती है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद रामलीला के जो आयोजक थे वो लगातार रावण में पटाखों को लगाकर उसको जलाते थे। लेकिन इस बार जो अनोखी पहल है, वो सबसे बड़ी पहल यही है कि सिर्फ डिजिटल साउंड चलेगा और रावण में आग लगेगी। और इसको देखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में ये एक तरीके का एक प्रयोग होगा और दिल्ली वासी इसको पहली बार देखेंगे। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब रावण का दहन होता है तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं। कई बार हमने देखा है कि आयोजकों की कमी भी रह जाती है और भगदड़ मच जाती है, तो कई बार लोगों को चोटिल होने की भी संभावना होती है। लेकिन इस बार उसके लिए पहले से ही दिल्ली पुलिस की बात करें तो कमर कसी हुई है। हर आयोजक से लगातार संपर्क किया गया है और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए रावण का जो दहन है वो समय से उचित समय से पहले ही कराने की जो बात सामने भी आ रही है, ताकि लोग अपने घर पर रावण का दहन देखकर अपने घर चले जाए। और उससे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार की जो अनहोनी की घटना है वो इस बार दिल्ली में ना हो, इसके लिए सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस और अपनी एजेंसियां भी खुद रामलीला आयोजकों ने लगा रखी है। जी प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि प्रदूषण को देखते हुए रिमोट की तकनीक से रावण दहन किया जाएगा, तो क्या जो पटाखे के उससे रावण दहन किया जाता था, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई चाहे अगर पटाखे से रावण का दहन करना तो वो कर सकता है या नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में है, सत्ता में है, और उन्होंने किसी प्रकार से जो पटाखे का जो मैं बता दूं जो फोड़ना वो बैन कर दिया है। लगभग जनवरी 22 या 23 जनवरी तक पूरी तरीके दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित है, चाहे शादी हो, चाहे दशहरा हो, या बात करें अभी आने वाली दिवाली भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी
हमने देखा है कई बार आयोजक, रामलीला आयोजक लगातार पटाखे फोड़ते थे, लेकिन इस बार सख्ती से दिल्ली सरकार ने दिखाई है और दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद दिखी है। इस वजह से रावण तो इस बार दिल्ली में जरूर जलेगा, लेकिन जो पटाखे की बात करें, वो साउंड की बात करें, वो सिर्फ डिजिटल होगा, सिर्फ उनके सिस्टम से आवाज आएगी पटाखे की, और केवल रावण में जो दहन करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। राजू, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में जैसे कि आपने बताया कई प्रकार के इंतजामात किए गए हैं, साथ ही रावण दहन से पहले सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजाम किए हैं, तो अन्य क्या क्या तैयारियां हैं वो की गई हैं प्रशासन के द्वारा? क्या कोई अन्य जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेगा मेरठ में रावण दहन करने? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं बता दूं कि पिछले लगभग एक सप्ताह से रामलीला जो स्थल होते हैं जहाँ पर रामलीला और दशहरे मेले का आयोजन होता है, वहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लगातार जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि सकुशल किस तरीके से दशहरे का जो पावन पर्व है उसे संपन्न कराया जा सके। तो लगातार तमाम जो अधिकारी है वो मंथन करने में जुटे हुए, साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, चाहे LIU टीम की बात हो, डिफेंस की बात हो या अन्य तमाम जो समाज सेवी लोग होते हैं, क्योंकि प्रशासन ऐसी समय पर जो अन्य समाज सेवी लोग होते हैं उन्हें भी साथ में जोड़ता है और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम का जिम्मा देता है ताकि सकुशल सभी त्योहार जो है वो संपन्न हो सके। अगर अतिथियों की बात करें तो जिस तरह से मेरठ के लगभग 4 से 5 स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, रावण दहन का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर जो मेरठ के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे मंत्री की बात हो, चाहे विधायक की बात हो या MLC की बात हो, वो मुख्य अतिथि के तौर पर को सच इसका साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो इसीलिए दशहरे का पावन पर्व ये मनाया जाता है। इसको देखते हुए आज भारी पुलिस फोर्स के साथ जो रामलीला स्थल है, मेला स्थल है, वहां पर तमाम तैयारियां की गई है। साफ तौर पर मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी कहा है कि कोई भी अगर अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास करेगा तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उसको देखते हुए तमाम जो तैयारी है वो जिला प्रशासन करने में जुटा हुआ है और बिल्कुल। दशहरे पर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई हैं, सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजामात किए गए हैं। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में विशेष रूप से इस बार रावण का दहन रिमोट की तकनीक से किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की हवा पहले ही जहरीली बताई जा रही है, जिसको लेकर के इस बार पहली बार रावण दहन रिमोट की तकनीक से किया जाएगा। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा हुई जहरीली। दिवाली से पहले ही हवा में घुलने लगा है जहर। बता दें कि दिल्ली में AQI पहुंचा 300 के पार। दिल्ली में AQI पहुंचा 300 के पार। दिल्ली पर प्रदूषण की मार। NCR में AQI 300 के पार। हवा में तेजी से घुल रहा है जहर। दिल्ली में 300 तो मुंबई में भी बढ़ा AQI। दिल्ली में अब ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगले 3 महीने सांस लेने में होगी परेशानी। गंदी हवा का हाहाकार। दिल्ली में 305 तो मुंबई में 176 पहुंचा AQI। दिल्ली पर प्रदूषण की मार। NCR में AQI 300 के पार। दिल्ली में 300 तो मुंबई में 176 पहुंचा AQI।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में हवा का प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ अभी तक इंतजाम किए हैं जिससे जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल में लाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली में अभी ठंड की दस्तक शुरुआत भी नहीं हुई है और जिस तरीके से दिल्ली की हवा जो जहरीली बताई जा रही है, 300 से पार AQI चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दिवाली भी दूर है, ठंड भी अभी दिल्ली में नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की जहरीली हवा दिल्ली वासियों को अभी से मिल रही है तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये AQI और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन बात इंतजाम की करें तो दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के 8 चिन्हित जगहों को जो है चिन्हित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है शादीपुर डिपो है, पड़पड़गंज है, ITO का इलाका है, मंदिर मार्ग का इलाका है, ये वो इलाके हैं जिनको चिन्हित कर ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इसलिए वहां पर शांबक नाम का एक पाउडर है जो धूल को बैठाने में जो है मदद करता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो है AQI में थोड़ा सा दर में जो है कुछ इजाफा ना हो पाए, वो वहीं पर रुक जाए या ये कहें थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन इसके अलावा एंटी स्मोक गन है जिसको दिल्ली सरकार ने 2 साल पहले दिल्ली में प्रयोग के तौर पर टेक्निक जो है जापान से खरीदा था, लेकिन उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये स्मोक गन दिल्ली में शायद इतनी सफल साबित नहीं हुई है, क्योंकि AQI लगातार दिल्ली में हर साल हम देखते हैं इन दिनों अमूमन बढ़ जाता है। और अभी जो है बात करें पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। पहले हमेशा आम आदमी पार्टी की सरकार पराली जलने को लेकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने की बात को हमेशा जो है दूसरी सरकार पर इल्जाम लगाती थी, लेकिन इस बार दोनों सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो देखने वाली बात है कि इस बार दिल्ली की हवा को जो है साफ करने में वो किस प्रकार से और अधिक कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से त्योहार भी आ रहे हैं, आज दशहरा है और दिवाली भी आ रहा है और उससे पहले प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है, और साथ ही आपने बताया था कि दिल्ली सरकार ने जो है प्रदूषण बढ़ रहा है इसको लेकर के पटाखों पर भी बैन लगा दिया था, और यहाँ तक कि शादी पार्टी में भी पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस बैन को लेकर जैसा कि कदम उठाया है प्रदूषण को रोकने के लिए कि पटाखों पर बैन लगा दिया है, क्या इस प्रकार से और भी कोई कदम उठाए गए हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, कदम जरूर पटाखे को बैन करने को रोका गया है। इस बार रावण के दहन में भी जो है पटाखे का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, दिवाली पे दिल्ली वासी हर साल इस तरीके का अमूमन हमने देखा है कि आदेश जरूर पारित होता है, लेकिन सख्ती की बात करें तो सख्ती इतनी दिल्ली में दिखाई नहीं देती है। लगातार लोग पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली के दिन लोग मानते नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है कि कितना भी ये इस तरीके का आदेश पारित हो, लेकिन उसके बावजूद छोटे बच्चे हो या बड़े हो, दिवाली की रात पे खूब पटाखे दिल्ली में फोड़े जाते हैं। अमूमन बस इतना कहा जा सकता है कि हर साल की भांति जो है अधिक संख्या में पटाखे ना फोड़कर कम फोड़े जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का आज AQI है, ये एक तरीके की जहरीली हवा है जो दिल्ली वासियों की सांस को जो है जाकर उनके फेफड़े को संक्रमित कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली के बाद अमूमन इसकी बढ़ने की जो संख्या है और अधिक हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं जो है जान को लेकर खतरा भी बनी हुई है। इसको लेकर कई बार जो है डॉक्टर भी चेताते हैं कि घर में रहे, और सरकार जो है दावे जरूर करती है, लेकिन बात करें पोल्यूशन के AQI के, उसको कम करने में कहीं ना कहीं असफल दिखाई देती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो हर साल दिल्ली में AQI भी बढ़ता रहता है और प्रदूषण के बढ़ने की बात भी लगातार सामने आती रहती है, और दिवाली के बाद भी और ठंड के साथ ये प्रदूषण बढ़ता जाता है जिसमें सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है। तो प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि जब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सांस से रिलेटेड दिक्कत भी हो जाती है इस प्रदूषण में, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने क्या कोई चेतावनी जारी की है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो अस्थमा के रोग होते हैं विशेष तौर पर जब अमूमन दिल्ली में ठंड दस्तक देती है तो धुंध का जो है जो पारा होता है वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि ओस पड़ती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा के लोगों को अधिक बढ़ने लगती है। और डॉक्टर की बात करें या किसी अन्य प्रक्रिया की बात करें तो एक जो है सीधे तौर पर सरकार की तरफ से तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन कई डॉक्टरों ने ये बात स्पष्ट तौर पर बोल दी है कि अगर AQI इसके अंदर बढ़ता है तो मास्क लगाएं। इसके अलावा अपने घरों में हो सके, संभव हो सके तो घर में रुके, क्योंकि ये हवा आपके फेफड़ों को संक्रमित करेगी। आपको अगर आपको सांस संबंधित बीमारी भी नहीं है तो भी उसकी स्थिति पैदा कर देगी। अगर आप लगातार इस हवा से गुजरेंगे या ये कहें लगातार उसी दौर से गुजरेंगे तो हो सकता है कि आप अभी इस बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन लगातार आप इसके टच में होने के बाद इस बीमारी से ग्रस्त भी हो सकते हैं। और यही एक दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। लगातार जो है सरकार दावे करती है, लेकिन बात आज की भी मैं करूंगा तो AQI 300 के पार है और
धुंध है दिल्ली में, और जिस तरीके का ये हवा है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए उनकी जान को खतरा बन रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली का प्रदूषण वाकई में एक गंभीर चिंताजनक स्थिति बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जहां पर AQI की बात करें तो दिल्ली का AQI 300 के पार पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर मेरठ से है, उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताते हैं मेरठ की खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बात करते हैं मेरठ की खबर का, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई करने की तैयारी। अवैध ध्वस्त कॉलोनी दोबारा विकसित करने पर होगी कार्रवाई। अवैध ध्वस्त कॉलोनी दोबारा विकसित करने पर की जाएगी कार्रवाई। पहले दोबारा कॉलोनी विकसित करने पर होती थी केवल FIR। डीएम की संस्तुति पर होगी बिल्डरों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। पहले दोबारा कॉलोनी विकसित करने पर सिर्फ FIR की जाती थी, जबकि अब दोबारा अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने के बाद विकसित करने पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण की सील तोड़ने पर भी लगेगी धाराएं। अवैध निर्माण पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई करने की तैयारी। अवैध ध्वस्त कॉलोनी दोबारा विकसित करने पर करी जाएगी कार्रवाई। पहले दोबारा कॉलोनी विकसित करने पर होती थी केवल FIR। डीएम की संस्तुति पर होगी बिल्डरों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई। पहले दोबारा कॉलोनी को विकसित करने पर सिर्फ FIR ही की जाती थी, जबकि अब डीएम की संस्तुति पर बिल्डरों पर गुंडा एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर लगाते उज़्मा परवीन का वीडियो आया सामने। इजराइल के प्रोजेक्ट के बहिष्कार का पोस्टर हुआ वायरल। इजराइल के प्रोजेक्ट के बहिष्कार का पोस्टर वीडियो। उज़्मा परवीन ने लगाया पोस्टर। इजरायली सामग्री के बहिष्कार का लगाया पोस्टर। लखनऊ में दीवारों पर लगाया गया पोस्टर। इजरायली सामग्री के लिए लगाया पोस्टर। इजरायली सामग्री के बहिष्कार करने के लिए लगाया पोस्टर। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा है युद्ध। साथ ही NRC CAA प्रोटेस्ट से चर्चा में आई थी उज़्मा परवीन। उज़्मा परवीन का पोस्टर लगाते हुए वीडियो हुआ वायरल, जहां पर इजराइल के प्रोजेक्ट का बहिष्कार का पोस्टर लगा रही हैं उज़्मा परवीन, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। उज़्मा परवीन ने लखनऊ की दीवारों पर इजरायली प्रोजेक्ट के बहिष्कार का लगाया पोस्टर। इजरायली सामग्री के बहिष्कार का लगाया पोस्टर। लखनऊ में दीवारों पर लगाया गया पोस्टर। इजराइल और हमास के बीच चल रहा है युद्ध। बता दें कि NRC CAA प्रोटेस्ट से चर्चा में आई थी उज़्मा परवीन। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर बीजेपी नेता पर चली गोली, बाल बाल बचे। भाजपा जिला मंत्री पर बदमाशों ने झोंका फायर। भाजपा जिला मंत्री पर बदमाशों ने झोंका फायर। किराना दुकान चलाते हैं भाजपा नेता राजेश सिंह। बाइक से पहुंचे 2 बदमाश मौके से हुए फरार। बाइक सवार 2 बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोली चलाने वाले हमलावरों की तलाश जारी। अखंड नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर की घटना।
खबर सुल्तानपुर से, जहां बीजेपी नेता पर चली गोली, बाल बाल बचे। भाजपा जिला मंत्री पर बदमाशों ने झोंका फायर। किराना दुकान चलाते हैं भाजपा नेता राजेश सिंह। बाइक सवार 2 बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोली चलाने वाले हमलावरों की तलाश जारी। अखंड नगर थाना क्षेत्र के राहुल नगर की घटना। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर बीजेपी नेता पर चली गोली, बाल बाल बचे बीजेपी नेता। भाजपा जिला मंत्री पर बदमाशों ने झोंका फायर। किराना दुकान चलाते हैं भाजपा नेता राजेश सिंह। बाइक सवार 2 बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गोली चलाने वाले हमलावरों की तलाश जारी। हम भाई हमारे नेताजी हैं, तो हम तो अंदर सामान वामान लगा रहे थे। नेताजी यहाँ खड़े थे जी। अब 2 लोग बाइक से आए जी और फायर करके गए, लेकिन अब सब बच गए, कोई हताहत नहीं हुआ है। 2 लोग हाँ, 2 लोग थे। 2 लोग थे बाइक से। मुंह बांधे थे या खोले थे? अब देख नहीं पाए। देख नहीं पाए। देख नहीं पाए। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी हीरो वही स्प्लेंडर थी गाड़ी। स्प्लेंडर? नई स्प्लेंडर थी। नंबर नहीं था गाड़ी पे। गाड़ी पे नंबर नहीं था? आप अंदर बैठे हुए थे बाहर? नहीं, हम अंदर थे और भाई यहाँ खड़े थे। भाई भी अंदर थे? हाँ, भाई भी अंदर थे। इसके बाद आपने क्या किया फिर? तो फिर क्या, हम लोग दौड़े, हम सोचे पटाखा वाका दगा होगा, क्या नाम, दीपावली का, और ये आज दशहरा सब है हैं? लेकिन हम देखे तो इधर गोली लगी थी जी। तो उन लोग भाग गए तुरंत? हाँ, सब भाग गए, इधर भाग गए। अच्छा, ठीक है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। भिंड से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाश हुए बेखौफ। भिंड में बदमाश हुए बेखौफ, चाय सुट्टा बार पर कट्टे से चलाई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते चलाई गोली। दुकान के कांच में लगी गोली, बाल बाल बचे लोग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मौके पर पहुंची पुलिस। शहरों के बीचों बीच स्थित है चाय सुट्टा बार। बर्दी प्रसाद की बगिया के पास की घटना। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। भिंड में बदमाश हुए बेखौफ, चाय सुट्टा बार पर कट्टे से चलाई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते चलाई गोली। दुकान के कांच में लगी गोली, बाल बाल बचे लोग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मौके पर पहुंची पुलिस। शहरों के बीचों बीच स्थित है चाय सुट्टा बार। बर्दी प्रसाद की बगिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। भिंड में बदमाश हुए बेखौफ, चाय सुट्टा बार पर कट्टे से चलाई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते चलाई गोली। दुकान के कांच में लगी गोली, बाल बाल बचे लोग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मौके पर पहुंची पुलिस।
बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित है चाय सुट्टा बार। बर्दी प्रसाद की बगिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर कोरबा से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने नामांकन भरा। पुरुषोत्तम अपने पिता बोधराम कंवर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बता दें कि कटघोरा विधानसभा ने पुरुषोत्तम ने नामांकन भरा है और उनके पिता 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा से इन 5 वर्षों में क्षेत्र की जनता के हित में कार्य किया है। उसी के बदौलत पार्टी ने मुझे पुणे कटघोरा विधानसभा का प्रत्याशी चुना है। सभा के विजयी प्रत्याशी जो पिछले विधानसभा में अपने प्रतिद्वंदी लखनलाल देवांगन को लगभग 13,000 वोटों से हराए थे, अभी उनको ठीक अभी पार्टी ने भरोसा उनको दिलाते हुए भरोसा किए उनके ऊपर, फिर अभी उनको पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी पार्टी के द्वारा आपके द्वारा फिर भरोसा किया है और फिर से विधानसभा के लिए टिकट दिए। केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष वैद्य जी, सबका आभारियों की मुझे पुनः कटघोरा विधानसभा के मैदान में उतरने का मौका दिया है। नहीं, इसमें देखा जा सकता है कि और भी प्रतिद्वंदी जो लाइन में लगे थे आपका टिकट काटने के लिए, फिर भी पार्टी ने आपको भरोसा जताया, इसके बारे में क्या कहना है? पार्टी ने सर्वे कराया और कई स्तर पर सर्वे कराया है। प्रदेश के स्तर पर अलग, केंद्र के स्तर पर अलग, पार्टी के संगठन ने अलग सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर जो प्रत्याशी जीतने वाला उसका आकलन करके मुझे कटघोरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। पिछले समय आपके प्रतिद्वंदी थे लखनलाल देवांगन, जिनको आपने 13,000 वोटों से लगभग हराया था। अभी आपके सामने है प्रेमचंद पटेल, उनके सामने किस प्रकार से चुनौती है, किस प्रकार से जगते? भाजपा के प्रत्याशी व्यक्तित्व बहुत कमजोर है, निश्चित रूप से हमारा जीत का मार्जिन होगा दुगना होगा। ये भी सुनने में आया है कि भाजपा जो प्रत्याशी अपनी जो उतारी है, उनके ऊपर भी आरोप ये सुनने में आ रहा है कि वो भी कुछ ग्रामीणों से नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लिए हैं। ये क्या बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल इसमें सत्यता है। मैंने सुना भी है और बहुत से सूत्रों से जानकारी मिली है कि अपने जो समाज के जो करीबी लोग उनसे भी पैसे लेकर के उन्होंने इसमें SCCL के जो कोयला लदान में ट्रेन होती है उसमें पैसा ले लेकर के नौकरी लगाई, इसकी जानकारी मुझे भी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अपना पुरुषोत्तम कंवर जी, उनको इन सारी चीजों पे लाभ मिलेगी और इसी लाभ को देखते हुए कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं उनके ऊपर भरोसा जाता है, इसीलिए उनको अभी दोबारा विधायक के रूप में उनको खड़ा किया, उनको विधायक की टिकट दी गई है। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ चंद्र कुमार श्रीवास, के न्यूज इंडिया, कोरबा। खबर पंखाजुर से है, जहां पर अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक अनूप नाग का टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में मामला और गर्मा गया है। उनके निर्दलीय नामांकन कराने के साथ ही विरोध भी साफ दिखना शुरू हो गया है। 30 कांग्रेसी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकप्रिय नेता विधायक का टिकट काट रहे हैं। ऐसे इंसान को टिकट दिया जो खुद अपना ग्राम पंचायत चुनाव हाल ही में 600 वोटों से हारा था। आप कांग्रेस में प्रवक्ता रहे, आज आप सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह मानते हैं पार्टी से नाराज होने की? बहुत ही भारी मन से और पार्टी के जो फैसला है उससे मायूस होकर आज इस्तीफा दे रहे हैं हम लोग। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, मेरे साथ और टुडू भाई है और सारे पदाधिकारी है और सैकड़ों
कार्यकर्ता है जो मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अनूपनाथ जी के पक्ष में। हम अगर अनूपनाथ जी के पक्ष में अभी चुनाव प्रचार करेंगे तो पार्टी एंटी पार्टी गतिविधि में शामिल होगा और हमको बर्खास्त करेंगे। उनको ये मौका हम नहीं देंगे, इसलिए हम पहले से इस्तीफा दे रहे हैं। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायगढ़ से है, जहां पर रायगढ़ में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको देखते हुए कलेक्टर रायगढ़ व पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के द्वारा जिले में पूरी तरह से अंतर राज्य चेक पोस्टिंग पर बैरिकेड लगाकर कड़ाई से चेकिंग की जा रही है। वहीं शहर के मध्य फ्लाइंग एस्कॉर्ट के जरिए शहर में निगरानी रखी जा रही है, जिसमें रायगढ़ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ढिमरापुर चौक पर बाइक सवार युवक से पुलिस को 7,50,000 रुपए कैश बरामद हुए, जिसके संबंध में बाइक सवार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसको कोतवाली पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है, जिसके तारतम्य में जिला रायगढ़ में अलग अलग एफएसटी टीम जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य कर रही है, जिसके तहत आज सिटी कोतवाली रायगढ़ अंतर्गत ढिमरापुर चौक पर चेकिंग के दौरान जो है एक बजाज सिटी 100 गाड़ी जो है उस पर सवार व्यक्ति को चेक करने पर उसके पास से एक बैग पे 7,42,000 रुपये मिला, जिसका तत्काल कागज पूछने पर कोई भी प्रकार का कागज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसे 102 सीआरपीसी के तहत जब्ती किए हैं। खबर कोरबा से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करते पकड़े गए लोगों से 71 लाख रुपए जब्त किए। इसके अलावा सोने चांदी के जेवर भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक पर पकड़े गए लोग रुपए और जेवरातों से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिसके चलते पुलिस ने जब्त किए गए सामान पर कार्रवाई की, साथ ही रुपयों पर और आरोपियों को गिरफ्त में लेकर भी कार्रवाई की। आचार संहिता का पालन कराने के लिए विधानसभा चुनाव तक चेकिंग अभियान जारी रहेगा। अभी तक जब से निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता लगी हुई है, तब से कोरबा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में जो चेकिंग की जा रही है, उसके तहत करीब कैश में करीब 31,70,000 के आसपास कैश जब्ती हुई है और इसको विधिवत रूप से उनके पास किसी प्रकार से दस्तावेज नहीं होने के कारण उसमें सीआरपीसी 102 के तहत इसमें जब्ती की कार्रवाई की गई है और निर्वाचन आयोग उसकी सूचना दी गई है। और साथ ही इस चेकिंग के दौरान में अलग अलग स्थानों पर जो इलीगल तरीके से या बिना कागजात के जो चांदी और अन्य आभूषण जो प्रीशियस मेटल होते हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां पर चक्रधर नगर पुलिस ने भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में सट्टा खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों को कोहाकुंडा पहाड़ मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। टीम ने शाहिद खान, विनय देवांगन, करण सारथी, बिट्टू सारथी को मोबाइल पर सट्टा नोट करते पकड़ा। एक आरोपी के कब्जे से क्रिकेट सट्टे में लगी 11,120 रुपए नगद, 4 मोबाइल और कागज में लिखा सट्टा विवरण जब्त किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदन कुमार सर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि अवैध रूप से शराब बेचने वाले, जुआ सट्टे खिलाने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। जिस कड़ी में आज हमको जानकारी मिली कि पहाड़ मंदिर के पास, कौवा कोंडा के पास कुछ लोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे वनडे क्रिकेट मैच में सट्टा लिख रहे हैं की जानकारी मिलने पर साइबर सेल के साथ चक्रधर नगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमार के दौरान 4 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से लगभग 11,120 रुपया, 4 नग मोबाइल और एक डायरी प्राप्त हुई, जिसमें भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच हो रहे मैच का डिटेल है। इनके विरुद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब सट्टा के ऊपर हमेशा चक्रधर नगर पुलिस एवं साइबर टीम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खबर राजनांदगांव से है, जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांग नामांकन के बाद पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में उत्तर ब्लॉक के क्षेत्र बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसंपर्क की शुरुआत की। गिरीश देवांगन ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी रमन सिंह, जिन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री और 5 साल विधायक रह चुके हैं, लेकिन राजनांदगांव का विकास से कोसों दूर है। रमन सिंह को विजनलेस का आरोप लगाते हुए किस्मत से मुख्यमंत्री बनकर किसान, व्यापार और युवा एवं महिलाओं का राशन कार्ड काट कर ठगने का काम किया, कुछ इस प्रकार का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री और 5 साल के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने जो निर्देश दिया, हाईकमान ने जो तय किया है, मैं इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। 15 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए और 5 साल विधायक रहते हुए राजनांदगांव क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। एक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए, कहीं विकास नहीं है। बाप और बेटा भी उनका सांसद था, बाप मुख्यमंत्री थे, लेकिन दोनों के होने के बाद भी राजनांदगांव विकास में जमकर उपेक्षित है। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।